इस पर बड़ी कमाल की चीज़ लिखी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी आई एम लाइक अ स्मार्ट पर्सन। मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं एक स्मार्ट पर्सन की तरह हूँ। कभी भी कोई स्मार्ट आदमी अपने आप को स्मार्ट बोलता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कहते हैं सर्व पुस्तके तिष्ठति, मतलब किताबों में पूरी दुनिया है। आज की वीडियो दोस्तों बुक रिकमेंडेशन के बारे में है। मैं कुछ बुक्स आपको बताने वाला हूं जो मैंने पिछले कुछ महीनों में पढ़ी हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट मैंने उनको पढ़ने के बाद क्या क्या छोड़ा है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। ये वो बातें हैं जो नॉर्मली हम सब जानते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक है, ख़राब हैं। हम चाहते भी हैं छोड़ना इन सब चीज़ों को, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे लिए पिछले कुछ सालों में किताबों ने एक तरह से ड्रिल मशीन का काम किया है, क्योंकि बुद्धि तो चाहती है, मन तो चाहता है कि हम छोड़ दें किसी ख़राब आदत को, लेकिन आदत अपने आप में ख़राब हो चुकी है, वो शरीर का हिस्सा बन चुकी है। इमोशनली हम लोग छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे ही इमोशन का एक बड़ा सा हिस्सा है जो उसको पसंद भी करता है। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और इनके साथ मैंने क्या क्या चीज़ें समझी और कौन कौन सी चीज़ें मेरी लाइफ में से हट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुक से शुरू करते हैं। ब्रेनी ब्राउन की किताब है द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। मतलब एक आदमी जब इम्परफेक्ट होने को तैयार होता है, वो भी एक गिफ्ट है। बचपन से हम सब लोगों को स्कूल में जब से जाना शुरू कर देते हैं तो एक 100% मार्क्स दिखाया जाता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार केमिस्ट्री में 25 में से 25 मार्क्स पाया था, तो मैं इतना खुश हुआ था कि लंच में जो खाली 10-15 मिनट का लंच होता था, मैं भागकर घर पे आया अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि मैंने इतने अच्छे नंबर पाए हैं। लेकिन वो बहुत रेयरली होता था, और माँ बाप हमेशा यही चाहते थे, और ऐसा नहीं कि गलत चाहते हैं, बट क्या करें, मजबूर हैं वो भी कि बच्चा हमारा 100% पाए। हर एक इंसान ये चाहता है कि हमारे आसपास के लोग, ख़ासतौर से जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो परफेक्ट हो, और फिर हम भी अपने आप से यही चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी फैलेसी है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है, नुकसान है अगर आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो जब से मैंने इस किताब को पढ़ा, इसको पढ़ने के लिए भी अंदर में से एक क्यूरियोसिटी आई थी, बिकॉज मैंने आज से कई साल पहले कृष्णमूर्ति के थ्रू ये समझा था व्हाट शुड बी और व्हाट इज़, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। इस बुक को पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छी बुक है ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, और बहुत कम किताबें हैं जो 2 मिलियन कॉपीज़ बिकी हैं, तो ये उनमें से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाली किताब जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। मूर्खों से हम सराउंडेड हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किन मूर्खों को जानता हूँ, मूर्ख नहीं बल्कि कहना चाहिए टॉक्सिक पीपल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे आसपास में हैं, मेरी जान पहचान में हैं, उनके साथ मिलना भी पड़ता है, बात भी होती है कभी कभी, और बहुत से लोग तो मेरे बहुत नज़दीक हैं, लेकिन मैं कभी उनको ये नहीं पता चलने देता हूँ कि मेरे हिसाब से वो लोग टॉक्सिक हैं। शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि वो टॉक्सिक हैं। सांप जहर रखता है, लेकिन खुद को थोड़ी देता है जहर, वो तो दूसरों से अपने आप को बचाने के लिए जहर यूज़ करता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही कुछ ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया कि गुडनेस या अच्छाई उनके अंदर नहीं आ पाई है। ख़तरनाक हैं, जैसे जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल और टेम एनिमल्स होते हैं, तो ऐसे ही लोग भी होते हैं। कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, और कुछ लोग हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो जिस दिन से मैंने ये किताब पढ़ा था सराउंडेड बाय इडियट्स, उस दिन से मेरा नाता टॉक्सिक लोगों से इमोशनली और हैबिचुअली ख़त्म हो गया। बुद्धि के तल पर तो मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, भाई फैमिली में हैं बहुत से लोग, लेकिन इमोशनली मैं उनसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। मैंने कहा ना कि ये जो बुक्स होती हैं ये ड्रिल मशीन की तरह काम करती हैं। बहुत बार एक ही किताब को आपको 3 बार 4 बार या शायद 5 बार पढ़ना पड़े। पूरी किताब नहीं पढ़ना पड़े, बट एटलीस्ट उसकी समरी आप सीखें। एक तरह से मेंटल रोड बन जाता है कि इस रोड पर चलना है। अगर नहीं पता हो तो आप अक्सर वैसे ही टॉक्सिक लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज आपके अंदर में उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इकट्ठे हो गए हैं।
आपको लगता होगा कि टॉक्सिक लोगों को छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि हमारी किताबों में देवी और देवताओं को अलग क्यों किया गया है। हम घर को साफ़ क्यों रखते हैं? क्योंकि सफाई से हेल्थ आती है, मन उजाला होता है। तो ठीक ऐसे ही आपको टॉक्सिक लोगों को अपने से दूर रखना है। अगर वो बहुत नज़दीक के हैं तो कम से कम मन से दूर रखना है, इमोशन से दूर रखना है। नेक्स्ट बुक है ये वाली, बहुत ही प्यारी बुक है। इसका नाम बहुत अच्छा है। इसका नाम है डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम मत बनाइए। अगर ये मुझे अपने स्कूल के दिनों में मिल गई होती, अगर मुझे ऐसी किताब पढ़ना आता, प्लस कृष्णमूर्ति में मेरा इंटरेस्ट होता, मतलब बहुत सी इफ़ हैं, अगर वो सब चीज़ें होती तो शायद मैं ओवर थिंकिंग बहुत पहले छोड़ चुका होता, जो मैंने अब छोड़ा है। मैं एक छोटा सा आपसे एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। एक पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए और एक नोटबुक में वो इंसिडेंट्स लिखिए जिसने आपको सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग कराया हो। मतलब मैंने खुद भी इस चीज़ को करके देखा कि लास्ट मैंने कब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया था। मुझे याद आया कॉलेज के दिनों में, जब मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था अगले दिन, फाइनल MBBS का एग्ज़ाम था और रात भर दिमाग में टेंशन चल रहा था। इसी को शायद आप लोग ओवर थिंकिंग कहते होंगे। उसके बाद कभी नहीं आया, लेकिन उसमें इस किताब ने मेरी बहुत मदद की है। डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ का प्रॉब्लम मत बनने दो। ऐसा था जैसे कि कहीं शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अचानक से किसी ने दवाई दे दी हो। हम लोग को बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग चलती है हमारे मन में, वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, ख़ास तौर से उन मोमेंट्स पे जब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहते हो। और वहाँ पर मदद करते हैं कृष्णमूर्ति जैसे लोग, और ख़ास तौर से ये बुक। ये डिस्कशन है कृष्णमूर्ति की लोगों के साथ में, जो यूजुअली सभी किताबों में होता है। बट जैसे मैंने इसको पढ़ा था, मेरा पास्ट का जितना भी हैबिट था ओवर थिंकिंग का, वो छूट गया, अब नहीं चलता। नेक्स्ट बुक है, ये बुक मेरे बेटे की फेवरेट है, वैभव की। मुझे नहीं पसंद है, ख़ास तौर से इसका नाम नहीं पसंद है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ एक गाली वाला शब्द है, आप सब जानते ही होंगे। बट कहते हैं इस किताब में लिखा गया है काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच टू लिविंग अ गुड लाइफ, कि अच्छी ज़िंदगी जीने का अलग टाइप का अप्रोच। लेकिन मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ? मेरी लाइफ का कंपैरिजन ख़त्म हो गया। काफ़ी साल तक चलता रहा। अभी भी मेरे बहुत से क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, वर्कमेट्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ 24 घंटे चलती है, कंपैरिजन। कृष्णमूर्ति को पढ़ने के बाद में कंपैरिजन काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने एम्बिशंस को अचीव करना चाहते हैं, तो कंपैरिजन चलता रहता है। कहीं ना कहीं एक GPS की तरह काम करता है कंपैरिजन। आप किसी को देखते हैं, फिर उसकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत ट्रिकी पार्ट है इसमें। हम यूजुअली कंपेयर करते हैं अपने आप को उन लोगों से जो हमारे नज़दीक के हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, और हम उनकी तरह बनना नहीं चाहते। हम केवल उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सच पूछिए तो देयर शुड बी ज़ीरो कंपैरिजन। अगर आप सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, जैसे आजकल तो पूरा नया दौर आ गया है कंपैरिजन का। यूट्यूब में कितने फॉलोअर्स हैं, किसको कितने व्यूज़ मिलते हैं, इस तरह की ढेर सारी चीज़ों में कंपैरिजन एक नॉर्म हो गया है। और हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो हमारे ज़िंदगी का एक जहर है। क्योंकि स्पिरिचुअली भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंपैरिजन शुड बी ज़ीरो। तो इस बुक को जब मैंने पढ़ा था, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, तो इससे मुझे अलग ही टाइप का एक सुकून मिला। बहुत बार होता है आप किसी एक चीज़ के लिए कुछ काम शुरू करते हो और कुछ और ही हो जाता है आपके साथ। तो इस किताब के साथ मेरा वही हुआ था। नेक्स्ट बुक है थिंक अगेन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, dkbrains.com पे हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा कवर किया है, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। इस बुक को मैंने काफ़ी टाइम पहले शुरू किया था वीडियोस बनाना, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। आई थिंक बुक भी काफ़ी पहले ली थी हमने, तो हाँ 2021 की बुक है। बट 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद ये छूट गया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद एक बहुत ख़ास चीज़ मेरी लाइफ में से ख़त्म हुई है, बहुत ही ख़ास चीज़। जब से मैं और मेरी वाइफ दोनों पेरेंट्स बने हैं, अनकॉन्शियसली हम लोग एक तरह से प्रीचर्स बन गए हैं, भाषण देने वाले।
बच्चों को कुछ समझाओ तो बच्चों को ये लगता है कि भाषण दे रहे हैं। हम लोग को भी लगता था जब माँ बाप कुछ समझाते थे, लेकिन हमारे दौर में वो सब ऑप्शन नहीं थे कि हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते इतना, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट बहुत महंगा था, इनफैक्ट बहुत लेट भी आया। बट भाषण लगता था, पेरेंट्स का, हमारे सीनियर्स की जो बातचीत थी वो भाषण लगती थी। अच्छा भी था, ऐसा नहीं कि वो हमारा नुकसान चाहते थे, वो भले के लिए बोलते थे। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, इतनी चीज़ें कम्युनिकेशन के बारे में, कि कैसे आप अपने आसपास के लोगों से, ख़ासतौर से अपने बच्चों से, अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से, किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रीचर मोड में ना जाएं। अब मैं प्रीचर नहीं हूँ, अब मैं केवल लिसनर हूँ, और उसमें भी एक अलग टाइप की लिसनिंग है। इनफैक्ट इस बुक ने मुझे इंस्पायर किया है ये बुक खरीदने के लिए। ये नहीं भैया, ये तो स्टॉक की है। ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, हेल्पिंग पीपल चेंज। क्योंकि जब आपको लगता है ना कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहते हो कि आपके आसपास के लोग उसको ग्रैस्प करें, उनकी लाइफ भी बदले जैसे आपकी लाइफ बदली है। क्योंकि आपको ठीक वैसा फीलिंग आती है जैसे एक डॉक्टर जिसके पास कोई इलाज है। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बच्चों को क्यों नहीं पता, लोगों को क्यों नहीं पता। हम सब जब अपनी एनर्जी खर्च करते हैं किसी को कुछ समझाने में, तो हम सही बताएं तो प्रीचर नहीं बनना चाहते, लेकिन हो जाता है। इनफैक्ट 3 तरीके से बताया है इसमें, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। हम यही मोड अपनाते हैं, और जो हमको करना चाहिए वो साइंटिफिक मोड होना चाहिए। वो साइंटिफिक मोड मुझे इसी से सीखने को मिला, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी भी और सीखना है मुझे, तो मैंने ये वाली बुक मंगाई है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। बिकॉज मुझे लगता है कि एडम ग्रांट ने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उसके ऑथर से शायद मुलाकात भी उनकी हुई है। तो अब भैया मैं प्रीचर तो नहीं हूँ, थैंक्स टू थिंक अगेन एंड मोटिवेशनल इंटरव्यू। नेक्स्ट एक बड़ी काम की चीज़ हुई है, इनफैक्ट हो गई थी लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो हुई है, कंज्यूमिंग लेस दैन क्रिएटिंग। मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था कि आजकल के ज़माने में यूट्यूबर बनना, इंस्टाग्रामर बनना या ट्रेडर बनना, इस तरह की चीज़ों को लोग करियर के रूप में देखते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। ऐसा नहीं कि वो उसमें पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। लाखों लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत से हैं जो केवल प्रॉमिसेस में अपना टाइम खर्च कर रहे हैं। तो मुझे एक रूल पता चला इस बुक से, पतली सी छोटी सी बुक है, थैंक्स टू नासिम निकोलस तालेब, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं। उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। इस बुक का नाम है द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी, आदमी की मूर्खता के बेसिक लॉज। इससे मुझे क्या सीखने को मिला? कंज्यूम लेस दैन क्रिएट। हम लोग नॉर्मली, मान लीजिए अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ आधे घंटे का, तो कभी कैलकुलेट करिए कि आप कितना क्रिएट कर रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी, एक सीरीज़ देखी, क्योंकि देखना और क्रिएट करना एक अनुपात में होना चाहिए, तभी आप क्रिएटिव हो पाएंगे, तभी आप प्रोफेशनल हो पाएंगे। चाहे आप यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी बना रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में, बिजनेस में, कहीं पर भी हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ न कुछ क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ न कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो अखबार हो पुराने ज़माने में, आज थ्रू मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब पे ढेर सारी न्यूज़ आते हैं, तो वो सबका सब कंजम्पशन है। और कंजम्पशन हमारे बॉडी के लिए ऐसा है जैसे कि कोई आदमी खा रहा है, मोटा हो रहा है, और उसकी बॉडी में से बाहर कुछ निकल नहीं रहा है। तो यू शुड बी क्रिएटिंग ऑल्सो, तभी जाके बॉडी हेल्दी रहती है, मसल्स बनते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में अब ये रूल बना लिया है कि अगर मुझे आधे घंटे कोई फिल्म देखनी है, कोई वीडियो देखना है, तो मुझे आधे घंटे का कंटेंट क्रिएट भी करना है। थैंक्स टू दिस बुक, द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। इसमें बड़ी कमाल की चीज़ लिखी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, आई एम लाइक अ स्मार्ट पर्सन। मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं एक स्मार्ट पर्सन की तरह हूँ। कभी भी कोई स्मार्ट आदमी अपने आप को स्मार्ट बोलता नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है जो मेरे लाइफ में से ख़त्म हो गई है और इस बुक ने ख़त्म किया है, उसका नाम है लिमिट्स ऑफ थॉट्स। ये मेरी आदत है, किताबों को पढ़ने के बाद अगर वो बहुत टाइम तक रखी रहेंगी तो पुरानी हो जाती हैं, इसलिए मैं उसको कवर कर देता हूँ पॉलीथीन से।
इस बुक का नाम है लिमिट्स ऑफ थॉट्स, विचारों की हद। विचार बहुत दूर तक जा नहीं पाते हैं। और इसको पढ़ने के बाद मैंने क्या सीखा है, ट्राइंग टू डू अ लॉट, ये छोड़ दिया। हम सब इस चीज़ के बीमार हैं। दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन काम हमारे पास है 28 घंटे का। और उस 28 घंटे के काम के चक्कर में, मतलब ढेर सारा काम करने के चक्कर में, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाते। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें हम सीखना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। यंग जनरेशन आजकल की क्विकेस्ट वे खोजती है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इस तरह की चीज़ें बच्चे करना चाहते हैं। मुझे लगता था मैं भी करूं, मैं किताब भी लिखूं, मैं कंटेंट भी बनाऊं, मैं बिज़नेस भी करूं, मैं पेशेंट भी देखूं। जो कुछ भी कहीं किसी को देखता हूं मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए। लेकिन ये सब इसलिए बिकॉज विचारों को मैं समझ नहीं पा रहा था। ये बहुत पुरानी किताब है, डेविड बोम और कृष्णमूर्ति के बीच की बातचीत है। आई थिंक ये सेकंड या थर्ड बुक थी जो मैंने कवर की थी। और जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, मेरी लाइफ में से ट्राइंग टू डू अ लॉट ख़त्म हो गया। अगर 10 काम हैं तो मैं 5 ही करके खुश हूँ। 5 काम है, बड़े बड़े काम हैं, तो एक ही काम करके मैं खुश हूँ। एक तरह से मेरी लाइफ और आलसी हो गई है। बट उसमें मेरा फ़ायदा भी हुआ, उसमें मेरी लर्निंग बढ़ गई, मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। हाँ, ये क्लासिक है भाई, आई एम दैट। गेस कर सकते हैं मैंने क्या सीखा होगा इससे। अगर कोई मुझसे बोलता है ना कि इस किताब में आपको कोई एक सेंटेंस बताइए जो आपको हमेशा याद रहेगा, पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सीखा। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं हैं, आप उसको कंट्रोल करना बंद करिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो मेरे साथ हैं, कुछ साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। ऑलमोस्ट 3 महीने तक मैं परेशान था पेट दर्द से। 8-10 डॉक्टर्स को बदला, अलग लोगों को दिखाया। फिर फाइनली ये समझ में आया कि कुछ न कुछ दिक्कत है गॉल ब्लैडर में। कोई स्टोन नहीं था उस समय, खाली गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा सूजन थी। 3 बार अल्ट्रासाउंड किया, समझ में नहीं आया, कुछ इलाज ही नहीं हो पा रहा था, कोई दवाई काम नहीं करी थी। फिर फाइनली सर्जरी का ऑप्शन आया। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में आई थी आई एम दैट। और उसी दिन मैंने एक सेंटेंस पढ़ा इसमें, ख़त्म, टेंशन ख़त्म। मेरा मन उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सर्जरी मैं करने वाला नहीं था, अपनी सर्जरी तो मैं नहीं करता। उसके बाद मेरा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। इसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ निसर्ग दत्त कहते हैं, एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का कारण है। अपने आप में ये बड़ी उलझी हुई बात लगेगी, लेकिन बहुत गहरी बात है। लाइफ को एक पर्सनैलिटी की तरह बताता है ये सेंटेंस, एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। इसको समझना हो तो अपने शरीर को देखिए। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्रेन तक ब्लड पहुंचता है। ब्रेन हार्ट को बताता है कब इसको तेज़ी से पंप करना है, कब स्लो करना है। ब्रेन पेट को बताता है भूख लगी है। पेट हमको बताता है, हमारे हाथ को, मुंह को, कि हमें खाना खाना है। पूरी की पूरी बॉडी एक सिंगल यूनिट सिस्टम है। अगर दर्द है कहीं पर तो पूरी की पूरी बॉडी बता रही है कि दर्द है, इसका कुछ करो। ठीक ऐसे ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल यूनिट है। तो अगर ब्रह्मांड ने डिसाइड किया है कि मेरा ऑपरेशन होना है, तो एक परफेक्ट सिस्टम का पार्ट है। यही चीज़ समझ करके मेरा दिमाग शांत हो गया। और उसके बाद से ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा तो फिर मैं उसको सोचता ही नहीं। इसके कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो उसके बाद फल छोड़ दो। तो वो चीज़ सचमुच में इस किताब को आने के बाद मेरे साथ हो गई। क्या क्या एक्शन मुझे करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी में मुझे इन्वॉल्व होना है, मुझे क्या क्या सीखना है, बस वहाँ तक मेरा काम सीमित है, कर्म तक। फल वो लाइफ देगी, यूनिवर्स देगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। खाली मेरे कर्म की वजह से मुझे फल नहीं मिलेगा, बहुत से कारण हैं। लास्ट 2 बुक्स और हैं। मैंने जानबूझ के इस बुक को सेकंड लास्ट रखा, बिकॉज अब मैं अपनी 50s को अप्रोच करने वाला हूँ। मेरी उम्र 47 हो चुकी है। 14 दिसंबर 1976 को मैं पैदा हुआ था। किसी को पसंद नहीं आता कि उसे कोई बूढ़ा बोले, लेकिन अब हम लोग अपनी उस एज में आ रहे हैं जहाँ पर बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको कॉन्शियसली कुछ करना पड़ेगा। कहा जाता है जो लोग 40s में एक्सरसाइज, मूवमेंट,
फिज़िकल एक्टिविटीज़ पोस्टपोन करते रहते हैं, उनका 60s और 70s बेड में बीतता है, व्हीलचेयर में बीतता है। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है, बिल्ट टू मूव। इसमें 10 इसेंशियल हैबिट्स बताई गई हैं जो आपको मूव करने के लिए करना होगा। कल मैं सोच रहा था कि हम लोग जब वॉक करने जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हमारे पास एक पीडोमीटर है जिसमें कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कैलकुलेट हो जाते हैं। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि 5 से 6,000 स्टेप्स हमारे रोज़ के पूरे हो जाएं। थैंक्स टू पीडोमीटर के हमारे स्टेप्स कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन तब तक मुझे ख्याल आया, जिस फ़ोन की वजह से हमारे पास पीडोमीटर है, उसी फ़ोन की वजह से आज हम लोग वॉक भी नहीं करते हैं। इंटरनेट एक वरदान है, लेकिन उसका एक श्राप भी है। हमारी मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मुझे याद है मेरी दादी थी, वो रोज़ कम से कम 3-4 किलोमीटर वॉक कर लेती थी गाँव में, आसपास के घरों में, खेत में। मुझे लगता नहीं कि आज के 70+ लोग 5,000 स्टेप्स भी रोज़ पूरे करते होंगे। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, ये पूरी तरह से आपका फंडामेंटल चेंज कर देगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हमको लगता है कि बॉडी अपने आप हेल्दी रहेगी, नहीं। और ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करने हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई है इसमें। ज़मीन से ऊपर खड़ा होना, फिर बैठना, सांस अच्छे से कैसे लेना, अपने हिप्स को कैसे एक्सटेंड करना, इस तरह से बहुत सिंपल चीज़ों को इसने मुझे याद दिला दिया। इसलिए मैंने सूर्य नमस्कार, उसको मैं पोस्टपोन करता रहता था। मैं कोशिश करता हूँ चाहे 10, चाहे 5, चाहे 2, चाहे एक ही सूर्य नमस्कार करना ही करना है। इसको एक्सरसाइज मान के नहीं करना है, आपके पूरे जॉइंट्स खुलने चाहिए। हर रोज़ कम से कम आधे घंटे कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना है, ताकि आपकी हार्ट की बीट बढ़ सके। और आज की लास्ट बुक रिकमेंडेशन है वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि मैं इसको पूरा का पूरा कवर कर रहा हूँ हमारे सीरीज़ में dkbrains.com में। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने नौकरी छोड़ी है और अपना काम शुरू किया है, मेरी स्लीप हैबिट काफ़ी ख़राब हो गई। इनफैक्ट उससे पहले ख़राब होना शुरू हो गई थी। जब मैंने ज़ुनो का पढ़ना शुरू किया था तो मैं सोया करता था 11-12 बजे, बहुत लेट हो जाए तो 1 बजे, लेकिन मेरी नींद खुल जाती थी सुबह 6-7 मैक्सिमम 8 बजे तक। लेकिन पिछले कुछ सालों से, ऑलमोस्ट 3-4 सालों से, मैं रात को सोता हूँ 2 बजे, 2:30 बजे, कभी कभी 3 बजे, और सुबह नींद खुलती है मेरी 9 बजे, कभी कभी 10 बजे। ये अपने आप में बहुत अनहेल्दी था, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, बॉडी ऐसी बन गई थी। और अब मुझे रियलाइज़ होता है ये सब की सब चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक पर्सनल टेलीविज़न आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया है। और रात को सोने से पहले हम सब लोग कोई ना कोई एक आध एपिसोड, एक आध मूवी देखना चाहते हैं, मी टाइम में, पर्सनल टाइम में। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी स्लीप फिर से रिपेयर हो रही है। हमारे साथ अमन है, अनिल है, गरिमा, वैभव, श्रीश, जिन बच्चों के पास भी कोई मजबूरी नहीं है कहीं स्कूल जाने का, कहीं नौकरी पे जाने का, वो बच्चे बेचारे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। कोई बात नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चे अपनी 7 घंटे की नींद भी पूरी नहीं करते। और अपने आप में 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है, मस्ट है। इस पर तो मैं बहुत अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्लीप के ऊपर। ऑलमोस्ट 26 वीडियोस हो चुके हैं, अभी कम से कम 50-60 वीडियोस और होने बाकी हैं। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपको एहसास होगा कि स्लीप आपकी बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वैल्यू ऐड नहीं करता हो। मैंने इस बुक को जानबूझ के लास्ट में रखा है। अगर आप इस बुक को पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो dkbrains.com पे जाकर के इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो भी कम से कम अपनी स्लीप को ठीक करिए। कैसे करेंगे उसके ऊपर अलग से बातें करेंगे, बट फ़िलहाल ये मेरी लास्ट बुक रिकमेंडेशन है। अगर आपको ये रिकमेंडेशन सीरीज़ अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऐसे और भी वीडियोस बनाऊंगा। इसमें से कुछ बुक्स मैंने कवर कर रखी हैं, जैसे थिंक अगेन है, स्लीप है, आई एम दैट है, और कुछ बुक्स को मुझे भी कवर करना है। तो आप बताइएगा आपकी कौन कौन सी फेवरेट बुक्स रही हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदली है। आप लोग dkbrains.com को जाकर चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए। 4 कोर्सेज़ हमने बना रखे हैं, स्पिरिचुअलिटी का, बिजनेस का, मनी का और डिसीजन मेकिंग का। तो मैं चाहता हूँ आप सब इसको करें, हर कोई करे,
मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ इसमें कमेंट करके डिस्कस कर लीजिए, बट डू इट, आज ही स्टार्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।